विधानसभा चुनाव के पहले इन बातों की चर्चा तेज थी कि पूर्व सीएम दिगंबर कामत बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन तब ऐसा हुआ नहीं। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले गोवा कांग्रेस में हलचल तेज है। सूत्रों का कहना है कि दिगंबर कामत सहित विपक्ष के नेता माइकल लोबो और अन्य कांग्रेसी विधायकों ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ जल्द ही पार्टी में शामिल होने के लिए समझौता किया है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के विधायक कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, इंतजार सिर्फ बीजेपी की हरी झंडी मिलने का है। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के विधायकों को किसी विशेष पद या कैबिनेट बर्थ के लिए कोई वादा नहीं किया गया है। हालांकि कामत और लोबो दोनों ने इस बात से इनकार किया कि वे भाजपा में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। लेकिन सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस विधायकों को भाजपा में लेने का फैसला पार्टी आलाकमान ने किया है। सूत्रों ने कहा कि अयोग्यता से बचने के लिए सामूहिक रूप से भाजपा में जाने का फैसला किया गया है। दरअसल गोवा के 40 सदस्यीय सदन में कांग्रेस के पास 11 विधायक हैं, जबकि भाजपा के पास 20 और एमजीपी के 2 सदस्य और 3 निर्दलीय हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा की राज्य इकाई कांग्रेस के विधायकों को पार्टी में शामिल करने को लेकर बहुत इच्छुक नहीं है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ भाजपा 2019 में दक्षिण गोवा सीट कांग्रेस से हार गई थी। हालांकि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए उत्सुक था, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि सीट जीतने में कोई बाधा ना आए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद सेठ तनावड़े ने बताया कि मुझे केंद्रीय नेतृत्व से इस बात को लेकर कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिला। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं। जुलाई 2019 में तत्कालीन विपक्ष के नेता चंद्रकांत बाबू कावेलकर कांग्रेस के 9 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को चर्च और मंदिर दोनों के सामने शपथ दिलाई थी कि वे पार्टी को नहीं छोड़ेंगे और चुने जाने के बाद भाजपा में नहीं जाएंगे। कांग्रेस विधायकों के भाजपा में शामिल होने का निर्णय गोवा में पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि यह दूसरी बार होगा जब विधायकों का इतना बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर जाएगा। इससे पहले दिन में अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस एक और विभाजन देख सकती है। कांग्रेस विधायक एकजुट मोर्चा बनाने के प्रयास में एक होटल में आपस में भिड़ गए। पार्टी के गोवा डेस्क प्रभारी दिनेश गुंडू राव यहां पहुंचे थे। राव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने कहा कि कामत आध्यात्मिक आशीर्वाद लेने के लिए कानाकोना के एक मठ में गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जिस बात की चर्चा थी और इंतजार भी, आखिरकार हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई की गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हो गई। इसके साथ ही यह तय हो गया कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होंगे। इस मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया और कहा कि मैं जेपी नड्डा से मिलकर अति गर्वित हूं। उनका सहज और विनम्र स्वभाव उन्हें औरों से अलग दिखाता है। उनकी सक्षम अध्यक्षता में भाजपा ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को देखा है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि अमित शाह से मिलना एक वास्तविक सम्मान और खुशी की बात थी। एक सच्चे राजनेता, मैंने उनके साथ बातचीत में उनकी आभा और करिश्मे को महसूस किया। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण विस्मयकारी है। अपनी जुबान के लिए सरे ना हो जाना बहुत कठिन है, अमित शाह हो जाना। कुलदीप बिश्नोई ने इसके साथ ही अपने ट्विटर हैंडल से राजीव, सोनिया और राहुल गांधी की तस्वीर हटा दी। कुलदीप बिश्नोई के बगावती तेवर राज्यसभा चुनाव के वक्त से ही दिखने लगे थे। हरियाणा में कुमारी शैलजा की जगह उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया था, जिससे कुलदीप बिश्नोई बेहद नाराज थे। इसी नाराजगी की वजह से कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया और कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन की हार हो गई। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप और कुलदीप बिश्नोई के बीच तीखी बयानबाजी का दौर चला। आखिर में कांग्रेस ने उन्हें सभी पदों से निष्कासित कर दिया। इसके बाद से ही कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा और अब जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात के बाद यह साफ हो गया कि वे बीजेपी में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले महाराष्ट्र की सियासत में एक नया ट्विस्ट आ गया है। शिवसेना के 53 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इन 53 विधायकों में आदित्य ठाकरे का नाम शामिल नहीं है, लेकिन इसमें सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही पार्टी के इतने विधायकों को नोटिस जारी किया गया हो। नोटिस स्पीकर राहुल नार्वेकर के आदेश पर जारी किया गया है। अब सभी को 7 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देना है और स्पीकर के पास सारे दस्तावेज जमा कराने हैं। जिन विधायकों को नोटिस भेजा गया है उनमें एकनाथ शिंदे गुट के 39 और ठाकरे खेमे के 14 एमएलए शामिल हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दोनों खेमों द्वारा दी गई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। दोनों ही खेमे ने 3 और 4 जुलाई को पहले स्पीकर के चुनाव और फिर फ्लोर टेस्ट के दौरान व्हिप के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। आदित्य ठाकरे को नोटिस नहीं भेजने के पीछे बड़ा कारण है। वो यह है कि शिंदे कैंप ने मातोश्री के प्रति सम्मान का दावा करते हुए
आदित्य ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्णय किया था। शिवसेना के इन 53 विधायकों से एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। राज्य विधायिका के प्रमुख सचिव राजेंद्र भागवत ने महाराष्ट्र विधानसभा के इन 53 विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्यता नियम के तहत नोटिस जारी किया है। विधायकों को 7 दिनों के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे गुट के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने विश्वास मत के लिए शिवसेना के सभी विधायकों को एक लाइन का व्हिप जारी कर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया था। वहीं जबकि दूसरे गुट के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने भी शिवसेना के सभी विधायकों को सरकार के पक्ष में मतदान नहीं करने का निर्देश दिया था। कुल 40 शिवसेना विधायकों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। उस दिन एक विधायक विद्रोही खेमे में और जुड़ गया। 15 ने इसके खिलाफ मतदान किया। उसी दिन गोगावले ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को याचिका दायर करते हुए कहा कि प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं करने वाले 14 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। प्रभु ने भी एक याचिका दायर करते हुए कहा कि जिन शिवसेना विधायकों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं दिया उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने उनमें से 39 का नाम लिया। सत्र के पहले दिन 39 बागी विधायकों ने स्पीकर पद के लिए भाजपा उम्मीदवार राहुल नार्वेकर के पक्ष में मतदान किया था, जबकि शिवसेना के 15 विधायकों ने उनके खिलाफ मतदान किया था। उस दिन भी गोगावले ने 14 शिवसेना विधायकों के खिलाफ स्पीकर के पास याचिका दायर की थी। भागवत की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक सभी 53 विधायकों को 7 दिनों के भीतर अपने बयान संबंधित दस्तावेजों के साथ स्पीकर के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है। शिवसेना में विद्रोह शुरू होने और शिंदे के खेमे के सूरत के लिए रवाना होने के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने शिंदे के स्थान पर अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता नियुक्त किया था। उन्होंने सुनील प्रभु को पार्टी का मुख्य सचेतक भी नियुक्त किया। इसके बाद शिंदे ने स्पीकर का रुख किया और उन्हें फिर से शिवसेना विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया और भरत गोगावले को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया। इस बीच प्रतिद्वंदी गुटों द्वारा उठाए गए सभी प्रमुख मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी का ढोल एक बार फिर से फट गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने अपने ही नेता राघव चड्ढा के निजी सचिव को मीडिया मैनेजर बना दिया, वो भी 1 लाख रुपए प्रति महीना की तनख्वाह पर। जब यह मामला सामने आया तो सभी लोग भौचक्के रह गए और विपक्षी पार्टियां भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। खबरों के अनुसार भगवंत मान सरकार ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के निजी सचिव मोहम्मद असगर जैदी को 1 लाख रुपए प्रति महीने के वेतन पर मीडिया मैनेजर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति की आधिकारिक कॉपी, सैलरी शीट की कॉपी और पहले निकाले गए नौकरी के आवेदन का विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अब विवाद छिड़ा हुआ है। गौरतलब है कि सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता और राजनीतिक पार्टी के सदस्यों के निजी सचिव और परिवार के लोगों को इस तरह की पोस्ट नहीं दी जाती है। वहीं राज्य में मुख्य विपक्ष कांग्रेस ने इसे आप पार्टी द्वारा पंजाब को लूटने का उदाहरण बताया है। वहीं बीजेपी ने भी आप सरकार पर जमकर हमला बोला है। जालंधर कैंट से कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने ट्वीट कर कहा, पंजाब के सूबेदार राघव चड्ढा पंजाब के गले में दिल्ली का फंदा कसना चाहते हैं। उनके लंबे समय से सेवारत पीए मोहम्मद असगर जैदी अब 1 लाख रुपए प्रतिमाह के वेतन के साथ पंजाब सरकार में डिजिटल मीडिया मैनेजर बन गए हैं। अब पंजाब सरकार के खर्च पर दिल्ली आप के स्पिन मास्टर को नियुक्त किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जैदी को पीछे के दरवाजे से एक अल्पज्ञात कंपनी एसएस प्रोवाइडर्स द्वारा एक विज्ञापन के जरिए नियुक्त किया गया था। अगले ही दिन एक पूर्व निर्धारित वॉक इन इंटरव्यू द्वारा उन्हें नियुक्त कर लिया गया। दिल्ली सरकार द्वारा पंजाब की लूट और राज्य को नियंत्रण करने का एक और स्पष्ट उदाहरण। यह जानकारी तब सामने आई जब पंजाब सरकार ने भटिंडा निवासी की एक आरटीआई का जवाब दिया। वहीं दिल्ली बीजेपी के सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ट्वीट के जरिए आप सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चड्ढा के पीए को पंजाब सरकार द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 1 लाख रुपए प्रति माह पर मीडिया मैनेजर नियुक्त किया गया है। पंजाब सरकार ने आपके सोशल मीडिया वालों को कई नौकरियां दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहली बार दिल्ली पहुंचे। दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और नई सरकार के मंत्रिमंडल पर भी चर्चा हुई। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच एकनाथ शिंदे ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसने उद्धव ठाकरे और शरद पवार सहित महाराष्ट्र के समूचे विपक्ष की नींद हराम हो सकती है। शिंदे ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, हम शिवसेना हैं।
विधानसभा के अध्यक्ष ने हमें मान्यता दी है। हमारे पास 164 विधायक हैं, विपक्ष के पास 99 हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अदालत का रुख किया है। पर हम कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, हमारे पास संख्या है। शिंदे का यहाँ मतलब साफ था कि वो उद्धव के सामने झुकने वाले नहीं हैं और समझौता जैसी कोई बात उनके मन में नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हम अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और भाजपा के साथ गठबंधन में ही अगला चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में शिवसेना का अस्तित्व खतरे में आ गया था। उस समय हम बोल नहीं सकते थे, इसलिए हमने यह कदम उठाया। यह केवल भाजपा और शिवसेना का प्राकृतिक गठबंधन है जो महाराष्ट्र को आगे ले जा सकता है। मतलब यह कि भाजपा शिवसेना विचारधारा के हिसाब से स्वाभाविक गठबंधन है और राज्य में यही गठबंधन आगे भी रहेगा। शिंदे ने अपने पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे के मध्यावधि चुनाव कराने के आह्वान को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राज्य सरकार मजबूत है और 288 सदस्यीय विधानसभा में उनके पास 164 विधायकों का समर्थन है। हम इस अवसर का उपयोग महाराष्ट्र के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग शिवसेना पार्टी हैं, हम लोग बाला साहब ठाकरे की भूमिका लेकर गए हैं। हमने 3-4 कोशिश की थी, हमारा नेचुरल अलायंस के साथ ही काम करें तो ठीक रहेगा। हमने कई बार कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं होने के कारण ही यह कदम उठाया है। जिन्होंने बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व नकार दिया, उनके साथ तो हम नहीं जा सकते। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ कभी जाएंगे ही नहीं तो मैं शिवसेना बंद कर दूंगा। तो हमने तो उनके कदमों पर चलने का काम किया है। सीएम शिंदे ने कहा कि जो काम 2.5 साल पहले होना था वो अब हुआ है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे पहले सीएम बनाया, अब पार्टी की जरूरत के हिसाब से हमने पार्टी के फैसले का पालन किया है। एकनाथ शिंदे हमारे नेता और सीएम हैं, हम उनके अधीन काम करेंगे। अन्याय को खत्म किया गया और हमारा प्राकृतिक गठबंधन पुनर्जीवित हो गया। वहीं इससे पहले एकनाथ शिंदे ने एक और बड़ा फैसला लिया। दरअसल मुंबई की सड़कों से सीएम का काफिला गुजरने वाला होता है तो उससे काफी देर पहले ही ट्रैफिक रोक दिया जाता है। इससे व्यस्त सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है और जनता को काफी असुविधा होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जनता की सुविधा की खातिर अपने स्पेशल प्रोटोकॉल को ठुकरा दिया। शिंदे ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर से इस बारे में चर्चा करके उन्हें निर्देश दिया कि उनका काफिला जिस रास्ते से भी गुजरे वहां कम से कम पुलिस बंदोबस्त लगाया जाए, जनता के वाहनों को रोका ना जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आम जनता की सरकार है और जनता को यह लगना चाहिए कि उनकी सरकार में वीआईपी से ज्यादा सामान्य नागरिकों की अहमियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में जो सियासी संकट छाया था वो नई सरकार के गठन के बाद तो थम गया, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन और उसके नेताओं के लिए संकट अभी नहीं टला है और हर रोज या नए रूप में सामने आ खड़ा होता है। इस सियासी घमासान में एनसीपी नेता और डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। दरअसल शिंदे गुट के विधायकों ने जिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा था, लेकिन जिरवाल ने इसे खुद ही खारिज कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अपने खिलाफ अर्जी पर आप खुद ही जज कैसे बन गए। कोर्ट ने उनसे इस मामले में 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा था। साथ ही यह भी पूछा था कि डिप्टी स्पीकर ने कितने विधायकों को अयोग्य ठहराने का नोटिस भेजा था। वहीं अब डिप्टी स्पीकर नरहरी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मेल उसकी आईडी से आया था जो कि विधानसभा का सदस्य नहीं था। जिरवाल ने कहा कि असत्यापित ईमेल आईडी से संदेश मिलने की वजह से उन्होंने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको 39 विधायकों की तरफ से मेल मिला था। जिरवाल ने सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की याचिका का विरोध किया है और कहा है कि अयोग्यता की कार्रवाई पूरी होने तक उन्हें सदन में प्रवेश की इजाजत न दी जाए। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर को हटाने का नोटिस तभी दिया जा सकता है जब सत्र चल रहा हो, इसलिए यह अनुच्छेद 179C के तहत वैध नोटिस नहीं था। बता दें कि विधानसभा में लगभग 1 साल से विधानसभा अध्यक्ष नहीं थे। कांग्रेस नेता नाना पटोले के पार्टी में महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष बनने के बाद 2021 से यह पद खाली था, इसीलिए डिप्टी स्पीकर जिरवाल कई अहम फैसले ले रहे थे। उन्होंने एकनाथ शिंदे को चीफ व्हिप के पद से हटाकर अजय चौधरी को शिवसेना का चीफ व्हिप बनाने को मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा उन्होंने शिंदे गुट के विधायकों को पार्टी छोड़ने का नोटिस भी भेज दिया था। डिप्टी स्पीकर की तरफ से पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि उन्हें पद से हटाने को कोई नोटिस नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कहा गया था कि नोटिस किसी वकील के ईमेल से आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हिंदुओं की आराध्य देवी मां काली पर चल रही बेहुदा बयानबाजी के बीच विवाद बढ़ा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टेट्समैन की तरह अपना वक्तव्य दिया है और बिना किसी का नाम लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर महुआ मोइत्रा तक को नसीहत दे डाली है। टोरंटो में रहने वाली फिल्मकार लीना मणिमेकलई की शॉर्ट फिल्म काली के पोस्टर पर हुए विवाद और उसके बाद मां काली पर की गई बयानबाजी पर छिड़े विवादों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवी का देश पर आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि मां काली की चेतना पूरे भारत की आस्था में है।
पीएम मोदी का मतलब साफ था कि काली मां को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है और पूरा देश उनको लेकर एक मत है। वहीं पीएम मोदी के इस बयान को पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी टीएमसी की एक सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली को लेकर विवादित बयानबाजी की थी। मोइत्रा के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है और बीजेपी ने टीएमसी से मोइत्रा के निलंबन की मांग की है। स्वामी आत्म स्थानानंद जी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने रामकृष्ण परमहंस को याद किया और कहा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक संत थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मां काली को अनुभव किया। उन्होंने बंगाल की काली पूजा और स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का कद ऐसा था, लेकिन वो देवी काली की भक्ति में एक बच्चे की तरह बन जाते थे। स्वामी आत्म स्थानानंद में भी ऐसी अटूट आस्था थी। मां काली का आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। पीएम मोदी की ओर से दिए गए बयान के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा। मालवीय ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल बंगाल के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए मां काली को भक्ति का केंद्र होने के बारे में सम्मानपूर्वक बोलते हैं। दूसरी ओर एक टीएमसी सांसद उनका अपमान करती है और ममता बनर्जी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनका बचाव करती हैं। दरअसल फिल्म काली के पोस्टर पर छिड़े विवादों के बीच तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनके लिए देवी काली एक मांस प्रेमी और शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं। लेकिन टीएमसी की एक सांसद की ओर से इस तरह के बयान दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। मामला उलझते देख टीएमसी ने टिप्पणी को खुद से अलग कर लिया और कहा कि यह मोइत्रा की व्यक्तिगत राय थी, न कि पार्टी की। मोइत्रा अभी भी अपनी टिप्पणियों पर अड़ी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था, उसने कई राजनीतिक धुरंधरों को मात देते हुए उन्हें मुर्मू का समर्थन करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक ने जिस नेता को सबसे अधिक पसुपेश में डाला है, वो है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने खुद अपनी पार्टी के कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा को इस्तीफा दिलवाकर उन्हें विपक्ष का संयुक्त रूप से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनवाया। लेकिन आदिवासी वोटों के रूठने के डर से अब खुद ममता बनर्जी ही यशवंत सिन्हा से कन्नी काटने लगी हैं। इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू के लिए नरमी दिखाते हुए ममता बनर्जी ने उनके जीतने के अधिक मौके तक बता दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यशवंत सिन्हा प्रचार के लिए बंगाल नहीं जा पा रहे हैं और जैसी स्थिति बन रही है, उसके बाद उनके बंगाल जाने के चांस अब लगभग नगण्य हो चुके हैं। बता दें कि सिन्हा 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव से पहले चंडीगढ़, झारखंड और बिहार के अन्य स्थानों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन सिन्हा के बंगाल जाने के बारे में टीएमसी की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं सिन्हा की कैंपेन टीम के सूत्रों ने संकेत दिया है कि वो समय के अभाव की वजह से बंगाल छोड़ सकते हैं। लेकिन सिन्हा के बंगाल न जाने की असल वजह यह है कि खुद ममता बनर्जी नहीं चाहती कि सिन्हा बंगाल आए। बताया जा रहा है कि इसी वजह से यशवंत सिन्हा नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी से पार्टी को अवगत भी करा दिया है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बीजेपी पहले से ही इस बात की जानकारी दे देती तो मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए सभी दलों की सर्वसम्मत से उम्मीदवार हो सकती थी। इस बयान के बाद से सिन्हा ज्यादा बिफरे हुए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक बड़ा संथाल आदिवासी समुदाय है और इसी समुदाय से झारखंड की पूर्व राज्यपाल और एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ताल्लुक रखती हैं। वहीं राज्य में संथाली मतदाताओं का प्रभाव 5 लोकसभा सीटों और 30 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है और ये समुदाय बंगाल की जनजातीय आबादी का 80% से अधिक बनाता है। ऐसे में ममता बनर्जी बंगाल में यशवंत सिन्हा के समर्थन में चुनाव प्रचार करती हैं तो वो सीधे तौर पर अपने वोट बैंक पर असर डालने का काम करेंगी। इसीलिए ममता बनर्जी मुर्मू के खिलाफ यशवंत सिन्हा को चुनाव प्रचार के लिए बुलाकर अपनी छवि खराब नहीं होने देना चाहती। वहीं बंगाल बीजेपी ने टीएमसी के सांसदों और विधायकों को मुर्मू के समर्थन के लिए एक पत्र लिखा है। इसकी चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी के खेल में फंसकर बेचारे यशवंत सिन्हा अपनी राजनीति भी गंवा बैठे और राष्ट्रपति चुनाव में तो उनकी हार तय है ही, क्योंकि शुरू में सिन्हा का समर्थन करने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने आप को मुश्किल में देख रहा है, क्योंकि झारखंड की अनुसूचित जनजात राज्य की कुल आबादी का 26% हिस्सा है। इसीलिए सिन्हा को लड़ाई में आने भर के वोट भी मिलते नहीं दिख रहे हैं। उधर 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था। इसमें से सबसे मुख्य जीत उसके लिए जंगल महल क्षेत्र की रही थी। साथ ही उत्तर बंगाल में भी बीजेपी ने 6 लोकसभा सीटें जीती थी। जनजातीय मतदाताओं में जंगल महल के 4 संसदीय क्षेत्रों में लगभग 25% मतदाता शामिल हैं और उत्तर बंगाल के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में भी खूब आदिवासी मतदाता हैं। इसीलिए ममता बनर्जी सिन्हा के चक्कर में अपनी राजनीति मुश्किल में नहीं डालना चाहती और टीएमसी सिन्हा के पहले से ही असफल हो चुके अभियान से रणनीतिक दूरी बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हिंदुओं की आराध्य देवी मां काली पर दिए गए बयान के बाद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
महुआ भले ही ये दिखाने की कोशिश कर रही हों कि इस बढ़ते विवाद से और उनके ऊपर हो रहे जुबानी हमले से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सच यही है कि अब उनके राजनीतिक कैरियर पर काले बादल मंडरा रहे हैं। खुद को एक बहुत तेज तर्रार और मुखर होकर मोदी और शाह की भाजपा का विरोध करने वाली नेत्री के रूप में दिखाने की कोशिशों में कृष्णानगर लोकसभा से सांसद महुआ कई बार वो महीन लाइन पार कर जाती हैं जिसे मर्यादा या राजनीतिक शिष्टाचार कहा जाता है। शायद इसीलिए फिल्म काली के आपत्तिजनक पोस्टर के समर्थन में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का मां काली पर दिया गया विवादित बयान उन्हें भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ उनकी पार्टी टीएमसी ने उनके इस बयान से पूरी तरह किनारा कर लिया है, वहीं बदले में खुन्नस खाकर महुआ ने भी टीएमसी के सोशल मीडिया हैंडल को अनफॉलो कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी समेत पार्टी का कोई भी नेता इस पर खुलकर बात नहीं कर रहा है और पार्टी ने इस मुद्दे पर एक तरह की खामोशी की चादर ओढ़ी हुई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अभी पार्टी महुआ को वक्त दे रही है कि वो खामोशी से अपने बयान पर माफी मांग लें और मामला रफा दफा करें, लेकिन महुआ अपने तेवर कम नहीं कर रही हैं और इसीलिए शायद टीएमसी भी अब सख्त रुख अपना सकती है, क्योंकि आए जब टीएमसी और ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने और तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं और अगर ये मसला ज़्यादा बढ़ा तो ये आरोप और पुख्ता होंगे। इसीलिए टीएमसी इस मामले में फूंक फूंक के कदम रख रही है। बता दें कि महुआ मोइत्रा ने 5 जुलाई को फिल्म काली के विवादित पोस्टर को लेकर कहा था कि उनके लिए मां काली मांस खाने वाली और शराब का सेवन करने वाली देवी हैं। मोइत्रा के बयान पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। टीएमसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर उनके इस बयान से दूरी बना ली। मां काली पश्चिम बंगाल की संस्कृत में रची बसी हैं, लिहाजा टीएमसी ने तुरंत अपने सांसद के बयान से दूरी बना ली थी। वहीं खबरों के अनुसार टीएमसी के शीर्ष नेताओं में महुआ को लेकर काफी नाराजगी है। पार्टी के ट्विटर हैंडल को अनफॉलो किए जाने को आलोचना को स्वीकार करने के बजाय पार्टी को चुनौती देने के कृत्य के तौर पर देखा जा रहा है। टीएमसी महुआ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मूड बना रही है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उन्हें किसी भी तरह का बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ मिले। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी एक कार्यक्रम में बिना किसी का नाम लिए और जिक्र किए कहा, काम करते वक्त गलतियां हो सकती हैं, मैं जानबूझकर की गई गलतियों की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई गलती है तो उसे सुधारा भी जाना चाहिए। ममता के इस बयान को मोइत्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 6 महीने में महुआ मोइत्रा को दूसरी बार टीएमसी की तरफ से सार्वजनिक तौर पर फटकार लग चुकी है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में ममता बनर्जी ने मंच से महुआ को सार्वजनिक तौर पर लताड़ लगाई थी। वो कृष्णानगर में पार्टी के भीतर कलह से नाराज थी। तब ममता बनर्जी ने मोइत्रा से मुखातिब होते हुए मंच से कहा था, महुआ मैं साफ संदेश देना चाहती हूँ, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि कौन किसके खिलाफ है। अगर कोई किसी को पसंद नहीं करता है तो वो यूट्यूब या न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ दे देता है। इस तरह की राजनीति एक दिन चल सकती है, लेकिन हमेशा के लिए कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं, ये चुनाव आने पर पार्टी तय करेगी। वहीं महुआ मोइत्रा नदिया जिले की टीएमसी अध्यक्ष थी, लेकिन पिछले साल उन्हें पद से हटा दिया गया था। लेकिन नदिया जिले के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद महुआ मोइत्रा पार्टी नेतृत्व से खार खाई हुई दिख रही हैं। वहीं टीएमसी ने अभी औपचारिक तौर पर महुआ से उनके बयान पर सफाई नहीं मांगी है और ना ही अभी किसी तरह की कोई अनुशासनिक कार्रवाई की है, लेकिन वो पार्टी की नज़र में चढ़ी हुई हैं। बता दें कि महुआ मोइत्रा हाल ही में लंदन में कांग्रेस की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में भी दिखी थी। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने किया था, जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए थे। टीएमसी ने इस कार्यक्रम का भी संज्ञान लिया था, इसीलिए महुआ की आगे की राह बहुत मुश्किल और कांटों भरी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।